हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के लेक्चर में हम लोग डेप्रिसिएशन चैप्टर की फुल कॉन्सेप्चुअल रिवीजन करेंगे। आप लोग चाहो तो इस लेक्चर को एज ऑडियो बुक भी यूज कर सकते हो, यानी कि आप बिना वीडियो देखे, बिना अपनी आंखों का इस्तेमाल करे, कान में ईयरफोन्स लगा के बस मेरी सारी बातों को सुन के दिमाग में रजिस्टर कर सकते हो। अपने लिए इस रिवीजन को ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए आप लोग कोशिश करना कि मेरे साथ साथ कॉन्सेप्ट्स को बोलते रहो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, एक तो आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा और आप लोगों को नींद नहीं आएगी, आप लोग एक्टिव रहोगे, आपका माइंड एक्टिव रहेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग अपनी रिवीजन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं डेप्रिसिएशन का मीनिंग क्या होता है। मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, depreciation means reduction in the value of property, plant and equipment, that is tangible fixed asset, over a period of time due to। तो पहली बात, इट मीन्स क्या मतलब है उसका, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या है, टैंजेबल फिक्स्ड एसेट जो आपके होते हैं, प्लांट मशीनरी वगैरह वगैरह, इसी का एक फैंसी नाम है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्लस हमारे शेड्यूल 3 में भी यूज होता है, राइट। अच्छा, अब ये रिडक्शन इन वैल्यू होती क्यों क्यों है, क्या कारण होते हैं। पहला है वियर एंड टेयर। वियर एंड टेयर का मतलब यूजेज, इस्तेमाल के साथ साथ उसका वैल्यू यानी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की जो वैल्यू होती है वो कम हो जाती है। फिर एफ्लक्स ऑफ टाइम। एफ्लक्स ऑफ टाइम मतलब टाइम बीत जाना, वक्त के साथ साथ किसी भी फिक्स्ड एसेट की, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की वैल्यू गिरती है। जैसे कि आप लोगों के पास अगर गाड़ी होगी, गाड़ी छोड़ो, आप लोग मोबाइल लेते हो, तो अगर आज आप कोई नया मोबाइल यूज खरीद लेते हो और उसको आप सपोज यूज भी नहीं करते, तो कल ही उस मोबाइल की जो वैल्यू होगी वो कम हो जाएगी, वो सेम नहीं रहेगी। तो टाइम के साथ साथ भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की वैल्यू कम होती है। फिर है ऑब्सोलेसेंस। ऑब्सोलेसेंस मतलब टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, कि कोई हमारी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है वो आउटडेटेड हो जाती है, पुरानी हो जाती है, तो उसकी वजह से भी हमारी जो वैल्यू है उसमें रिडक्शन होता है। फिर डिक्रीज इन मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो मार्केट वैल्यू में अगर गिरावट हो जाती है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की, तो उसकी वजह से भी आप कह सकते हो डेप्रिसिएशन होता है। फिर लास्ट है आपका डिप्लीशन। डिप्लीशन हम स्पेसिफिकली अपने कुछ नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड जो हमारे एसेट्स होते हैं उसकी बात करते हैं। तो इन केस ऑफ माइंस वगैरह हम लोग डिप्लीशन की बात करेंगे। ठीक है, तो ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, डेप्रिसिएशन लगाना क्यों जरूरी होता है, व्हाई इज इट नेसेसरी टू चार्ज डेप्रिसिएशन और कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। तो आपको याद रखना है, आपके से ट्रू फॉल्स में भी पूछा जा सकता है। जो डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट होता है या जो डेप्रिसिएशन हम चार्ज करते हैं वो करते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट के तहत। इट इज बेसिकली एन एप्लीकेशन ऑफ मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलता है कि अगर साल के दौरान हमने जो भी रेवेन्यूज कमाए, उस रेवेन्यूज को कमाने के लिए जो भी खर्चे हमने करे, वो खर्चे भी हमें सेम ईयर में रिकॉर्ड करने चाहिए। तो हमने किसी भी साल जब रेवेन्यू कमाया होगा तो हमने अपने फिक्स्ड एसेट्स का भी इस्तेमाल किया होगा। तो फिक्स्ड एसेट्स का जो हमने इस्तेमाल किया रेवेन्यू कमाने के लिए, उस इस्तेमाल करने के लिए जो भी हमने खर्चा किया, जो भी उसकी कॉस्ट है, वो हमें करंट ईयर में मतलब सेम ईयर में रिकॉर्ड करना जरूरी होता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। डेप्रिसिएशन एक खर्चा होता है, आपको अच्छे से पता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम उसको खर्चे की तरह दिखाते हैं, और ये हमारी बेसिकली प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट यानी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू पे रिडक्शन कर लेता है। ठीक है, तो ये आपकी बेसिक नॉलेज है जो आपको ऑलरेडी पता है। अच्छा, जब मैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इतनी बार बार बोल रहा हूं, तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का मीनिंग क्या होता है, तो ये होता है बेसिकली टैंजेबल एसेट्स। ध्यान रखना, टैंजेबल एसेट्स, हम इनटैंजेबल एसेट्स की बात नहीं कर रहे, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क्स, इसकी बात नहीं कर रहे, हम स्पेसिफिकली टैंजेबल एसेट्स की बात कर रहे हैं, विच आर हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज एंड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस। तो कोई भी टैंजेबल एसेट्स जिसको हम प्रोडक्शन के लिए यूज कर रहे हैं, या अपनी कुछ गुड्स वगैरह को सप्लाई करने के लिए, या अपनी सर्विसेज देने के लिए यूज कर रहे हैं, या अपने ऑफिस वगैरह में यूज कर रहे हैं, किसी भी पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, ऐसे टैंजेबल एसेट्स एंड आर एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड फॉर मोर देन 12 मंथ्स। मतलब 12 महीने से ज्यादा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम इसको यूज करेंगे, तो ऐसे एसेट्स को हम लोग बोल देते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट,
फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन, क्या क्या फैक्टर्स हमें लेने होते हैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, यहां से आपका थ्योरी का सवाल बन सकता है 4 नंबर के आसपास का, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। तो 3 मेन फैक्टर्स है, जब भी आपसे कोई फैक्टर्स पूछे ये 3 फैक्टर्स आपको पता होने चाहिए। पहला है कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, दूसरा है एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और तीसरा है एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ। ठीक है, तो तीनों भी फैक्टर्स को एक एक करके फटाफट से रिवाइज करते हैं। पहला है कॉस्ट ऑफ एसेट। तो कॉस्ट ऑफ एसेट कैसे निकलती है, ध्यान रखना, वैसे आपसे पूछा नहीं जाएगा, आपको याद रखने की ऐसा जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूं कि ये जो फॉर्मूला हम लिख रहे हैं, जो भी हम सीख रहे हैं, ये हम एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10 सीख रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें, जो भी बातें हम बेसिकली अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग डिस्कस करते हैं इस चैप्टर में, वो करते हैं एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10 स्पेसिफिकली होता ही प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, हालांकि ये आप लोग डिटेल में एज सेपरेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ोगे अपने सी इंटर लेवल में, तो यहां से पूछा नहीं जाएगा, बट मैं फिर भी आपको बता रहा हूं जानकारी के लिए। चलिए, तो कॉस्ट कैसे निकलता है, सबसे पहले लेते हैं परचेज प्राइस, इसमें ऐड करते हैं नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, ध्यान रखना नॉन रिफंडेबल टैक्सेस ही ऐड होते हैं, माइनस करते हैं ट्रेड डिस्काउंट, ध्यान रखना ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते हैं, फिर कोई भी ऐसे खर्चे जो रिलेट होता है, डायरेक्टली रिलेट होता है टू ब्रिंग द एसेट टू इट्स इंटेंडेड लोकेशन, ऑल दोस कॉस्ट और एक्सपेंसेस विच आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू ब्रिंग द एसेट टू इट्स इंटेंडेड लोकेशन। ये कीवर्ड्स है, आपको कीवर्ड्स कोशिश करनी है याद रखने की, जैसे कि फ्रेट हो गया, कोई इंस्टॉलेशन का खर्चा हो गया, ये सब खर्चे भी हम ऐड करते हैं। फिर ये खाली आप रट लेना, लर्न कर लेना, अभी इसका मीनिंग आपको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं, अगेन आप लोग इसको अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10 में पढ़ लोगे आगे जाके, बट ये खाली आप थोड़ा सा लर्न कर लेना। इनिशियल एस्टिमेट ऑफ कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग और रिमूविंग द आइटम एंड रिस्टोरिंग द साइट एट विच एसेट इज लोकेटेड। ठीक है, तो ये आपके जो इनिशियल एस्टिमेट होता है ये भी ऐड होता है। तो इस तरह की आपको जो टर्म दिख जाए, अगर हालांकि एग्जाम में मुझे नहीं लगता आपसे पूछा जाएगा, बट अगर इस तरह की टर्म भी आपको कहीं दिख जाए तो याद रखना ये भी आपकी कॉस्ट में ऐड होती है। तो ये सारी चीजें प्लस माइनस करने के बाद आपकी फाइनली निकल जाती है कॉस्ट ऑफ एसेट, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। राइट, ओके। अब कुछ एग्जांपल्स जो हमें पता होने चाहिए, जो हमारी कॉस्ट में ऐड नहीं होते, जो हमारे कॉस्ट में ऐड नहीं होते, इंक्लूड नहीं होते, और कुछ ऐसे खर्चे कॉस्ट जो हमारे कॉस्ट में इंक्लूड होते हैं। तो कुछ एक्सपेंसेस टू बी इंक्लूडेड इन कॉस्ट, कुछ एक्सपेंसेस टू बी एक्सक्लूडेड इन कॉस्ट। तो ये भी आपको कोशिश करनी है थोड़ा सा लर्न करने की। लर्न मतलब आंख बंद करके रटना की जरूरत नहीं है, आप 3-4 बार रीड करोगे तो आपके दिमाग में रजिस्टर हो जाएगी। थरली ध्यान से रीड करना, आराम आराम से 3-4 बार, तो अपने आप दिमाग में रजिस्टर हो जाएगी। तो ये आपसे डायरेक्टली एज सच नहीं पूछा जाएगा, अगेन ट्रू फॉल्स के फॉर्म में, छोटे मोटे थ्योरी के क्वेश्चन के फॉर्म में, या छोटे मोटे प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन होते हैं उसमें एप्लीकेशन इसकी हो सकती है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। तो पहले हम उन खर्चों की बात करते हैं जो हमारे को कॉस्ट में इंक्लूड करने होते हैं। पहला है एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट डायरेक्टली रिलेटेड टू एक्विजिशन या कंस्ट्रक्शन ऑफ पीपीई। फॉर एग्जाम्पल बोल देता हूं, अगर हम बिल्डिंग बना रहे हैं सपोज, तो बिल्डिंग बनाने के लिए जो हमारे मजदूर काम कर रहे हैं उनको हम दिहाड़ी देंगे, वेजेस देंगे। तो ऐसे वेजेस क्योंकि डायरेक्टली रिलेट कर रहे हैं टू कंस्ट्रक्शन, है ना, तो ऐसे खर्चों को हम लोग, मतलब ऐसे वेजेस को हम लोग कॉस्ट में ऐड करेंगे। राइट, ओके। फिर है आपका अगला साइट प्रिपरेशन कॉस्ट। साइट प्रिपरेशन कॉस्ट, तो ये भी आपके कॉस्ट में ऐड होता है। इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट, तो अगेन ये भी ऐड होता है। इंस्टॉलेशन या असेंबली से रिलेटेड जो कॉस्ट होती है आपकी पीपीई की, फिक्स्ड एसेट की, ये भी ऐड होती है। कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, नेट ऑफ प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस्ड इन सच टेस्टिंग। तो अगर हम सपोज कोई मशीनरी की ट्रायल रन कर रहे हैं, है ना, उससे हम लोग ट्रायल रन करने के लिए, टेस्ट करने के लिए उस पर कुछ अपना मैन्युफैक्चरिंग छोटी मोटी कर लेते हैं, तो वो ट्रायल रन करने के लिए जो भी हमें, या टेस्टिंग करने के लिए अगर हमें कोई भी कॉस्ट इनकर करनी पड़ रही है तो वो कॉस्ट भी हम ऐड करते हैं। बट अगर हमने कोई बेनिफिट भी ले लिया, सपोज हमने छोटा मोटा आइटम कुछ टेस्टिंग करने के लिए प्रोड्यूस किया और फिर उसको आगे जाकर मार्केट में बेच दिया, तो जो भी सेल प्रोसीड्स है, कोई भी इस तरह के बेनिफिट है, इसको हम नेट ऑफ कर देते हैं जब हम कॉस्ट लेते हैं। तो सपोज अगर हमने 10,000 रुपए की कॉस्ट इनकर करी, हमने 10,000 रुपए की कॉस्ट इनकर करी टेस्टिंग करने के लिए, लेकिन जो हमने आइटम्स प्रोड्यूस करे उसको हमने आगे जाके कहीं बेच दिए जिससे हमें 2,000 रुपए मिल गए, तो नेट हम लोग खाली कॉस्ट लेंगे 8,000 की। ठीक है, इसके अलावा फाइनली लास्ट हो गया आपका प्रोफेशनल फीस, जैसे कि आपकी कुछ इंजीनियर वगैरह की फीस या सर्वेयर की कोई फीस है, तो आपको इस तरह की जो प्रोफेशनल फीस इनकर करनी पड़ती है। अगेन ध्यान रखना, ये सारे खर्चे हम वो खर्चे ले रहे हैं जो डायरेक्टली रिलेटिंग टू
एक्विजिशन ऑफ योर फिक्स्ड एसेट है, ऑफ योर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जो डायरेक्टली रिलेट करते हैं। ठीक है, तो ये आपके कुछ खर्चे जो आपको इंक्लूड करने होते हैं। आप कुछ ऐसे खर्चे जो आपको इंक्लूड नहीं करने होते, यानी जो आपको एक्सक्लूड करने होते हैं कॉस्ट में से, एक है कॉस्ट ऑफ ओपनिंग न्यू फैसिलिटी, जैसे कि इनॉग्रेशन का कॉस्ट। तो ये सारे वो खर्चे हैं, जब आप पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि आपके फिक्स्ड एसेट के लिए कोई नेसेसरी खर्चे नहीं है, आपके प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से रिलेटेड कोई नेसेसरी खर्चे नहीं है। हमने अपनी कोई फैक्ट्री इनॉग्रेट करी, हमने पार्टी करी, हमने कुछ दावत वगैरह रखी, हमने पंडित को बुला के कुछ हवन किया, उनको हमने दक्षिणा वगैरह दी, तो ये सारे खर्चे ऑल दो प्रैक्टिकली हम करते हैं, लेकिन ये कोई नेसेसरी खर्चे नहीं है। इनॉग्रेशन के पार्टी करने से के अलावा, मतलब बिना पार्टी करे भी आप लोग अपनी फैक्ट्री में काम करना शुरू कर सकते हो, तो ये नेसेसरी खर्चा नहीं है, तो ये एक्सक्लूड होता है। सिमिलरली एडवर्टाइजमेंट या प्रमोशनल एक्सपेंस, आपने एडवर्टाइजमेंट लगाई, आपने बैनर लगाया कि देखो देखो हमने नई फैक्ट्री लगाई है, हमने कोई नई बिल्डिंग खरीदी है, या हमने कोई नई दुकान खोली है, तो अगेन दीज आर नॉट नेसेसरी खर्चे, इनको करे बिना भी आप अपने एसेट का इस्तेमाल कर सकते हो, तो ये भी आपके एक्सक्लूड होते हैं। स्टाफ ट्रेनिंग, कोई मशीन वगैरह यूज करने के लिए आपने अपने इंप्लॉइज को कोई ट्रेनिंग वगैरह दी, उसका कोई खर्चा इनकर किया, तो ये भी नेसेसरी खर्चा नहीं है। आप चाहो तो आप नए स्टाफ को हायर कर सकते हो जिनको ऑलरेडी पहले से ही मशीन वगैरह यूज करनी आती हो, या आप खुद भी सीख सकते हो, मतलब आपके पास ऑल्टरनेटिव्स हैं, बिना स्टाफ ट्रेनिंग के भी आप अपने एसेट का इस्तेमाल कर सकते हो। और लास्टली आपके एडमिनिस्ट्रेटिव या कुछ जनरल ओवरहेड्स होते हैं, तो ये तो पढ़ के पता लगता है कि ये जनरल खर्चे, ये आपके एसेट से रिलेटेड खर्चे नहीं है, तो ये भी आपके कॉस्ट में ऐड नहीं होते। ठीक है, तो जो भी आइटम्स को आप अपनी कॉस्ट में ऐड कर रहे हो, जो भी खर्चों को आप अपने कॉस्ट में ऐड कर रहे हो, वो हमारे प्रैक्टिकली हो जाते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। और जो भी खर्चे आप ऐड नहीं कर रहे, जो भी आप खर्चे एक्सक्लूड कर रहे हो, वो हमारे होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिनको हम पीएनएल में एक्सपेंस ऑफ कर देते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये हो गया आपका कॉस्ट ऑफ एसेट। फिर अगला है आपका यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट, it is either estimated period over which depreciable asset is expected to be used। तो हम एक्सपेक्ट करें कि भाई हम अपने एसेट को 2 साल, 3 साल, 10 साल, 15 साल, जितने भी साल यूज करेंगे, तो इसी को हम बोलते हैं यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। या फिर और नंबर ऑफ यूनिट्स एक्सपेक्टेड टू बी प्रोड्यूस्ड और ऑब्टेन फ्रॉम यूज ऑफ सच एसेट, हम इसको नंबर ऑफ यूनिट्स के फॉर्म में भी ले सकते हैं अपने एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ को, कि भाई हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अपनी जिंदगी में कोई मशीन से हम 10,000, 1,00,000, 1 करोड़ यूनिट्स, मतलब इस तरह से प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो हम नंबर ऑफ यूनिट्स फॉर्म में भी इसको ले सकते हैं। ठीक है, याद रखना जब भी आप लिखोगे एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ के बारे में, तो आपको ये जरूर मेंशन करना है इट इज एन अकाउंटिंग एस्टिमेट। तो नाम में क्या है, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, तो ये एस्टिमेट है, अंदाजा है, कोई एक्चुअल फिगर नहीं है, कोई हमें गारंटी थोड़ी कि हम आज बोल रहे हैं कि 10 साल मशीन यूज होगी तो 10 साल ही यूज होगी, उससे 1 साल भी फालतू नहीं होगी। ये हमारी खाली एस्टिमेट है, हमारा अनुमान है। ठीक है, बेस्ड ऑन ये एस्टिमेट हमारे किस किस फैक्टर्स पे बेस्ड होते हैं, पास्ट एक्सपीरियंस, कोई एस्टिमेटेड वर्किंग आवर्स, हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी, रिपेयर्स, रिन्यूअल्स, इन सारे फैक्टर्स के ऊपर हमारी ये अकाउंटिंग एस्टिमेट्स बेस्ड होते हैं। ठीक है, सिमिलरली थर्ड फैक्टर आपका क्या है, एस्टिमेटेड रेजिडुअल या स्क्रैप वैल्यू ऑफ एसेट। इट इज द एस्टिमेटेड वैल्यू एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। जब यूजफुल लाइफ खत्म हो जाएगी किसी भी एसेट की, तो उसके बाद हम उसको बेचेंगे, कबाड़ी में बेचेंगे, स्क्रैप ऑफ करेंगे, तो हमें उससे कितना पैसा मिलेगा, कितना बेनिफिट मिलेगा, या क्या अमाउंट हमें मिलेगा, ये होता है एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू ऑफ एसेट या एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ एसेट। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। If residual value is considered to be significant, it is estimated at the time of acquisition of asset. Otherwise, it is ignored, that is, it is taken as nil. हम estimated scrap value या residual value तभी कंसिडर करते हैं जब ये सिग्निफिकेंट हो। अब भाई 10 लाख की मशीनरी पे अगर हमें लगता है कि साल के अंत में, मतलब यूजफुल लाइफ के अंत में, हमें सिर्फ कबाड़ी से 100 रुपए या 500 रुपए ही मिलेंगे, तो आप देख सकते हो कि भाई 10 लाख की कॉस्ट पे 500 रुपए क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है। ऑफ कोर्स थोड़ा जजमेंट इन्वॉल्व है इस वाली बात पे, लेकिन आपको समझ आ रही होगी बात, फील हो रही होगी कि 10 लाख के एसेट में 500 रुपए अगर हमें एंड में कबाड़ी से मिल रहे हैं, तो ये कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, तो ये सिग्निफिकेंट अमाउंट नहीं है। तो उस केस में फिर हम इस स्क्रैप वैल्यू को इग्नोर करेंगे, हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो जब स्क्रैप वैल्यू हमें सिग्निफिकेंट लगेगा तभी हम उसको कंसिडर करेंगे, अन्यथा हम लोग इसको कंसिडर नहीं करेंगे। और अगेन, जैसे मैंने पिछले सेकंड फैक्टर में यूजफुल लाइफ में बोला था कि आपको मेंशन करना है कि इट इज एन अकाउंटिंग एस्टिमेट, ये भी एक अकाउंटिंग एस्टिमेट है। भाई आज हमें एग्जैक्टली थोड़ी पता होगा कि 10 साल बाद हमारी कोई एसेट हम कबाड़ी में स्क्रैप करने जाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, ये हमारा खाली अगेन अनुमान है, ये भी हमारा अनुमान है, तो ये भी आपको याद रखना।
जब आप फैक्टर्स एक्सप्लेन कर रहे हो, पहले तो आप तीनों फैक्टर्स एक्सप्लेन कर दोगे जैसे यहां पे एक्सप्लेन किया हुआ है, और उसके बाद आप इसको एक डेप्रिसिएशन के फॉर्मूला फॉर्म में लिख लेना, दैट इज डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। ये वैसे एसएलएम मेथड का फॉर्मूला है, आपको पता ही होगा, ठीक है, लेकिन आप एग्जाम्पल दे सकते हो कि भाई देखो, फॉर एग्जाम्पल एसएलएम मेथड यूज करते वक्त हम लोग डेप्रिसिएशन ऐसे ऐसे यूज करते हैं, तो देखो इसमें हमने सारे अपने फैक्टर्स यूज कर लिए, कॉस्ट, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ एंड एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। तो आप ये दिखाने के लिए आप दिखा सकते हो। और दूसरी बात आपकी जानकारी के लिए, ये जो हम टर्म यूज कर रहे हो ऊपर, कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, इस टर्म को हम बोलते हैं, मतलब इसका जो आंसर आता है इसको हम बोलते हैं डेप्रिशिएबल वैल्यू। तो अगर किसी एसेट की कॉस्ट है 10,000 रुपए और एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू है सपोज 1,000 रुपए, तो डेप्रिशिएबल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9,000 रुपए, ठीक है। तो नेट ऑफ एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू जो हमारी वैल्यू होती है उसको हम लोग बोलते हैं डेप्रिशिएबल वैल्यू, राइट। तो ये हो गई हमारी फैक्टर्स खत्म। आगे बढ़ते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? तो इसको करने के हमारे पास 2 ऑल्टरनेटिव्स हैं। पहला ऑल्टरनेटिव है व्हेन फिक्स्ड एसेट इज मेंटेन्ड एट WDV। WDV मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू, मतलब WDV का मतलब होता है नेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो अगर हमारे फिक्स्ड एसेट WDV पे मेंटेन हो रहे हो, या फिर सेकंड ऑल्टरनेटिव है वेयर फिक्स्ड एसेट इज मेंटेन्ड एट ओरिजिनल कॉस्ट। और ये आपको पता होना चाहिए, देखो यहां से ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन भी बन सकता है, और एंड यू शुड नो द मीनिंग ऑफ दिस टर्म्स, फिक्स्ड एसेट मेंटेन्ड एट WDV, फिक्स्ड एसेट मेंटेन्ड एट ओरिजिनल कॉस्ट। बहुत सारे बच्चे इस टर्म का मीनिंग अभी तक भी नहीं समझते। अभी मैं जब टेस्ट लेता हूं कुछ बच्चों के, तो अभी भी कई सारे बच्चे जिनको ये टर्म का मतलब नहीं समझ आता कि फिक्स्ड एसेट मेंटेन्ड एट ओरिजिनल कॉस्ट क्या होता है, फिक्स्ड एसेट मेंटेन्ड एट WDV क्या होता है। तो कृपया प्लीज इस बात को आपको पता होना चाहिए। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हो, आप CA का कोर्स कर रहे हो, तो ये बेसिक चीजों की अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, ठीक है, ओके। तो पहला ऑल्टरनेटिव, जब हम कह रहे हैं फिक्स्ड एसेट इज मेंटेन्ड एट WDV, तो यहां पे हम डेप्रिसिएशन की क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं? जब डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो एंट्री करते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, ठीक है। तो पहली एंट्री हम डेप्रिसिएशन चार्ज करने की ये करते हैं, और डेप्रिसिएशन बीइंग एन एक्सपेंस हम सारे खर्चों की तरह इसको भी ईयर एंड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, जिसकी एंट्री हो जाती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। अच्छा, अगर सेकंड ऑल्टरनेटिव फॉलो हुआ, मतलब जहां पे डेप्रिसिएशन मेंटेन होता है जहां पे फिक्स्ड एसेट मेंटेन होता है एट ओरिजिनल कॉस्ट, तो यहां पे आप ध्यान रखना, इसका यहां पे जब हम फिक्स्ड एसेट को ओरिजिनल कॉस्ट पे मेंटेन कर रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन को हम लोग इकट्ठा करते हुए जाते हैं एक अलग अकाउंट में। हर साल के डेप्रिसिएशन को हम अलग अकाउंट में इकट्ठा करते रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं या तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट या फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो इन दोनों में से कोई भी टर्म आपको दिख जाए कहीं पे, तो समझ जाना यहां पे हम लोग फिक्स्ड एसेट मेंटेन कर रहे हैं एट ओरिजिनल कॉस्ट, राइट। तो अब यहां पे एंट्री क्या होती है? जब डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट या टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, जो भी अकाउंट हम मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन का अकाउंट तो डेबिट होगा, क्योंकि खर्चा तो है भाई, अल्टीमेटली ये खर्चा ही है, तो खर्चा तो हम डेबिट करेंगे। बस क्रेडिट हम एसेट को करने की जगह हम लोग क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को एक अलग खाते में इकट्ठा करते हुए चलते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में। और लास्टली अगेन, क्योंकि डेप्रिसिएशन अल्टीमेटली खर्चा है, तो ईयर एंड में हम लोग इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। अच्छा, अब सवाल उठा सर ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अल्टीमेटली होता क्या है? तो इसको हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं एसेट में। ट्रांसफर मतलब एसेट में एक साथ क्रेडिट कर देते हैं व्हेन एसेट इज सोल्ड या डिस्पोज्ड ऑफ। जब एसेट को हम बेचते हैं तो हम एक साथ इसको जो भी एसेट का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होता है उसको एसेट अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं, है ना। तो डिफरेंस यही है, पहले ऑल्टरनेटिव में हम लोग ईयर बाय ईयर ही अपने एसेट अकाउंट में इसको क्रेडिट करते हुए चलते हैं, लेकिन सेकेंड ऑल्टरनेटिव में हम ईयर बाय ईयर एसेट अकाउंट में क्रेडिट नहीं करते, हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्ट में इसको क्रेडिट करते हुए चलते हैं, और एक साथ जब एसेट बिक रहा होता है उसी टाइम पे हम एक साथ पूरा डेप्रिसिएशन को एसेट में ट्रांसफर कर देते हैं या क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका बात खत्म हो गई आपकी। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कैसे कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, क्या क्या मेथड्स होते हैं जो आपको कवर करने हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो पहला आपका सबसे सिंपल मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड, SLM, जिसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं SLM, है ना। खाली हम शॉर्ट में बोलने के लिए SLM बोलते हैं, एग्जाम में SLM ना यूज करें तो अच्छा है, एग्जाम में हम पूरा यूज करेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड। तो अंडर दिस मेथड
एन इक्वल अमाउंट इज रिटर्न ऑफ every year during the useful life of asset so as to reduce the cost of asset to nil या residual value as the case may be। तो इसमें इस मेथड में ध्यान रखना हर साल का डेप्रिसिएशन का अमाउंट इक्वल होता है, सेम रहता है, ठीक है। और ये हम कैलकुलेट ही ऐसे करते हैं कि डेप्रिसिएशन चार्ज करते 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 ईयर एंड में हमारी एसेट की जो वैल्यू है वो या तो नील हो जाए अगर आपने कोई रेजिडुअल वैल्यू नहीं ले रखी थी, और अगर आपने कोई रेजिडुअल वैल्यू कंसिडर कर रखी थी तो उस केस में आपकी ईयर लाइफ के एंड में डेप्रिसिएशन चार्ज करते करते एसेट आपकी रेजिडुअल वैल्यू पे आ जाए, ठीक है। इट रिजल्ट इन कांस्टेंट चार्ज ऑफ डेप्रिसिएशन ओवर द यूजफुल लाइफ। तो वही वाली बात हो गई कि कांस्टेंट चार्ज, एक फिक्स्ड अमाउंट हम हर साल डेप्रिसिएशन के नाम से अपने एसेट पे चार्ज करते रहते हैं। It is based on the assumption that an asset generates equal utility every year, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। हम अज्यूम करते हैं इस मेथड को यूज करते वक्त कि भाई हर साल जो हमारा एसेट है वो इक्वल यूटिलिटी देगा, इक्वल बेनिफिट देगा, इसलिए हम हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट सेम ही चार्ज करते हैं, है ना। हालांकि इम्प्रैक्टिकल अजम्पशन है, बट अजम्पशन इस मेथड में ये चलती है। Thus it is a very simple and straightforward method, ठीक है। तो आपने तो क्वेश्चंस कर रखे हैं एसएलएम के ऊपर, तो आपको पता है कि एसएलएम पे डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन कितनी सिंपल होती है। डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला जो अभी थोड़ी देर पहले ऊपर हमने डिस्कस किया था, डेप्रिसिएशन अगर आपको रुपीज में अमाउंट में निकालना है तो कैसे निकालेंगे, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू दैट इज डेप्रिशिएबल वैल्यू लोगे, डिवाइड कर दोगे यूजफुल लाइफ से, तो आपकी सालाना डेप्रिसिएशन की अमाउंट निकल के आ जाएगी, ठीक है। और अगर आपको डेप्रिसिएशन रेट परसेंटेज में निकालना हो तो जो आपने डेप्रिसिएशन रुपीज में निकाला डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ एसेट इनटू 100 करोगे तो आपकी डेप्रिसिएशन रेट निकल जाएगी, है ना। और एसएलएम में अगर आपको एग्जाम में रेट क्वेश्चन में रेट दे रखा हो परसेंटेज का, तो ये हम किस पे निकालेंगे, ऑन कॉस्ट निकालेंगे, ठीक है। तो अगर एग्जाम में आपको कोई डेप्रिसिएशन का रेट दे रखा होगा तो वो हम कॉस्ट पे कैलकुलेट करेंगे, ओरिजिनल कॉस्ट पे, ठीक है। तो क्वेश्चन में अगर बोलेगा वो डेप्रिसिएशन इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, से 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, अगर इस तरह की लैंग्वेज आपको दिखे, वो डायरेक्टली ना बोले कि एसएलएम मेथड है, बट वो बोल दे कि 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, तो ये आपका मतलब होता है एसएलएम, ठीक है। आपको इंटरप्रेट कर देना, इट मींस कि वो क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि एसएलएम मेथड यूज करो, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। देखो हम रिवीजन कर रहे हैं, है ना। हम कोई भी क्वेश्चन वगैरह डिस्कस नहीं करेंगे, कोई भी कॉन्सेप्ट को इन डेप्थ जाकर डिस्कस नहीं करेंगे। ये मैं स्टार्टिंग में बोलना भूल गया, आपको डिस्क्लेमर देना भूल गया। तो अगर आपको कोई डिटेल क्वेश्चन की डिस्कशन देखनी है, कोई डिटेल क्वेश्चन की सोल्यूशन वगैरह देखना है, कोई डिटेल कॉन्सेप्ट समझना है, तो उसके लिए आपको फिर डिटेल लेक्चर में जाना पड़ेगा। सारे लेक्चर्स मेरे चैनल पे ऑलरेडी हैं, आप सर्च करके आराम से ढूंढ पाओगे, तो आप वहां पे जाके चेक कर लेना। यहाँ पे हम खाली कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे, राइट। चलिए सेकेंड मेथड होता है हमारा रिड्यूसिंग या फिर डिमिनिशिंग या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। अलग अलग नाम है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी नाम है इसका, डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड भी नाम है इसका, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड जो इसका ज्यादा कॉमन नाम है, जिसको हम शॉर्ट में WDV मेथड भी बोल देते हैं। ये हमारा सेकंड मेथड है जो ज्यादा प्रैक्टिकली यूज होता है, प्रैक्टिकली ये वाला मेथड ज्यादा यूज होता है। तो अंडर दिस मेथड अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ द diminishing या WDV is written off every year so as to reduce the asset to its residual value at the end of its useful life। तो इस मेथड में क्या होता है, जो हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं ओरिजिनल कॉस्ट पे नहीं करते, हम WDV पे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, जो डेप्रिसिएशन का रेट होता है। डेप्रिसिएशन अमाउंट कीप्स ऑन रिड्यूसिंग एवरी ईयर, क्योंकि हर साल हमारा WDV कम होता जाएगा और हम परसेंटेज जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो कर रहे हैं ऑन WDV, तो इसलिए हमारा जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी होता है हर साल वो रिड्यूस होता चलता है। ऑल्सो वैल्यू ऑफ एसेट इज नेवर एक्सटिंग्विश्ड, आपकी वैल्यू ऑफ एसेट कभी भी जीरो नहीं हो पाएगी, देखना, है ना। आप चेक करके देख लेना, है ना। हालांकि ना करो तो अच्छा है, अननेसेसरी टाइम वेस्ट मत करो। आप मान जाओ मेरी बात को कि जो हम डेप्रिसिएशन इस मेथड में कैलकुलेट करते हैं, आप हर साल कैलकुलेट करते रहोगे, हर साल अपनी एसेट कम करते जाओगे, बट आपकी एसेट कभी जीरो नहीं होगी, ठीक है। चलिए दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए, अगेन जहां से ट्रू फॉल्स का सवाल बन सकता है, इट इज बेस्ड ऑन द असम्पशन। जब हमने WDV SLM मेथड की बात करी थी तो वहां हमने क्या असम्पशन बोला था, हमने वहां असम्पशन बोला था कि हर साल एसेट से हमें इक्वल यूटिलिटी मिलेगी। लेकिन जब WDV मेथड यूज कर रहे हैं तो यहां हम क्या असम्पशन ले रहे हैं, दैट कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स विल इंक्रीज एज द एसेट गेट्स ओल्ड एंड दस डेप्रिसिएशन इन अर्लियर ईयर्स शुड बी हाई एंड लोअर इन लेटर ईयर्स, ठीक है। तो क्योंकि आपने नोटिस किया, आपने समझा कि डेप्रिसिएशन हर साल कम होता जाता है, तो यहां पे हमारे असम्पशन क्या है, हम डेप्रिसिएशन का अमाउंट हर साल कम क्यों कर रहे हैं, हम ये मान रहे हैं कि भाई देखो जैसे जैसे हमारा एसेट पुराना होगा हमारे रिपेयर्स के मेंटेनेंस के खर्चे जो है वो बढ़ते जाएंगे,
राइट। तो इसलिए हमारे रिपेयर और मेंटेनेंस के क्योंकि खर्चे एसेट्स पे ऊपर बढ़ते जाएंगे, इसलिए हम डेप्रिसिएशन का जो खर्चा है वो कम कर दिखाना चाहते हैं। तो यही हमारी अजम्पशन इस मेथड में चलती है। चलो अच्छा, ये फॉर्मूला जो है सिर्फ आपके थ्योरेटिकली लर्न करने के लिए आप समझ लो है, लेकिन आपको एग्जाम में कभी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में कभी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, क्योंकि एग्जाम सवाल में आपको WDB मेथड में स्पेसिफिकली रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हमेशा मिलेगा। तो ये आपको कैलकुलेट कभी नहीं करना होगा, बट फिर भी आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। 1 माइनस ब्रैकेट में रेजिडुअल वैल्यू अपॉन कॉस्ट, और ये जो ब्रैकेट है इसकी पावर कर दी 1/n इंटू 100, पूरे ब्रैकेट को इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो आप अपने किताब में, स्टडी मटेरियल में, नोट्स में कहीं भी देख लेना, आपको ये फॉर्मूला दिख जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे n का मतलब क्या है? यूजफुल लाइफ। n मीन्स यूजफुल लाइफ। जो 1/n की पावर करी ना हमने, तो यहाँ पे n का मतलब है यूजफुल लाइफ। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेथड पे आते हैं, मेथड नंबर 3 पे, सम ऑफ ईयर्स ऑफ डिजिट्स मेथड। ठीक है, तो ये मेथड क्या है? इट इज अ वेरिएशन ऑफ WDB मेथड। तो ये WDB मेथड का ही एक और वेरिएशन है। तो यानी कि इस मेथड में भी जो हमारी थिंकिंग है, जो हमारी अजम्पशन है, वो सेम एज WDB मेथड है, बस यहाँ पे डेप्रिसिएशन निकालने का तरीका थोड़ा अलग हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन निकालते कैसे हैं, उसका क्या फॉर्मूला है? तो फॉर्मूला जरूर से आपको लर्न करना है, फॉर्मूला लर्न करना है, अच्छे से आपको पता होना चाहिए। कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, जिसको मैं शॉर्ट में क्या बोल देता हूं? डेप्रीशिएबल वैल्यू। इसको हम शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं? डेप्रीशिएबल वैल्यू। तो कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू या डेप्रीशिएबल वैल्यू इनटू रिमेनिंग ईयर्स ऑफ लाइफ ऑफ एसेट इंक्लूडिंग करंट ईयर। करंट ईयर को इंक्लूड करके कितने साल अभी बचे हैं? करंट ईयर मतलब जिस साल के लिए हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं, जिस साल के लिए हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं। तो करंट ईयर को इंक्लूड करके कितने साल अभी एसेट में बच रहे हैं, डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ लाइफ ऑफ एसेट इन ईयर्स। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हमारे एसेट की लाइफ हम कह रहे हैं, टोटल एस्टिमेटेड लाइफ है 10 ईयर्स, तो सम ऑफ डिजिट मतलब क्या हुआ? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10। तो इसका पूरा सम निकालोगे तो वो आ जाएगा आपका सम ऑफ ऑल डिजिट्स। ठीक है, लेकिन बच्चों वाले तरीके से एग्जाम में हमको सम नहीं निकालना। इसको निकालने का हमारा क्या है? एक शॉर्टकट तरीका है जो हमें एग्जाम में यूज करना है, n × n+1 डिवाइडेड बाय 2, जहां पे n क्या होता है? टोटल लाइफ या टोटल एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट, n × n+1 डिवाइडेड बाय 2। तो एक तो डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला पता होना चाहिए, और डेप्रिसिएशन का निकालने के लिए आपको सम ऑफ ऑल डिजिट निकालने का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये दो फॉर्मूले आपको इस मेथड में क्लियर होने चाहिए। ठीक है, अब आप लोग क्या करते हो? कई सारे बच्चे मतलब क्या करते हैं, इस मेथड को हल्के में ले लेते हैं, लाइटली ले लेते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते, हवा में लेके ऐसे ऊपर ऊपर से देख के चले जाते हैं। और जब एग्जाम में सवाल आता है, यानी जब मैं मतलब टेस्ट कंडक्ट करता हूं, उसमें जब मैं सवाल डालता हूं इस मेथड से, तो मेजॉरिटी बच्चे इसमें गड़बड़ करके आते, सही इसका आंसर नहीं निकाल पाते। तो मैं आप लोगों को एडवाइस दूंगा, इस मेथड को, छोटा सा मेथड लगता है, बचकाना मेथड लगता है, जो भी रीजन से आप इसको इग्नोर करते हो, इसको कृपया इग्नोर मत करना। 5 नंबर का अगर सवाल आ गया तो बड़ा सिंपल सवाल होगा, फ्री के 5 नंबर होंगे, बट प्रोवाइडेड आपने इसका हाथ से प्रैक्टिस कर रखा होगा। ठीक है, तो इसको इग्नोर मत करना। हाथ से इसका जो क्वेश्चन दे रखा है, आपके स्टडी मटेरियल में इलस्ट्रेशन दे रखा है, या कोई एग्जांपल जो भी आपको जहां पे भी सवाल दिख जाए, उसको आप एक बार प्रैक्टिस करके जरूर जाना, इग्नोर मत करना। ठीक है, क्योंकि अगर आ गया 5 नंबर में और आपने इसको हवा हवा में दे रखा होगा, इग्नोर कर रखा होगा, तो आपके 5 नंबर डूब जाएंगे। ठीक है, तो प्लीज डोंट टेक दिस मेथड लाइटली, इसका करना जरूर क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट मेथड में चलते हैं। एग्जांपल्स वगैरह तो हम नहीं डिस्कस कर रहे। इलस्ट्रेशन 3 स्टडी मटेरियल में आपका इलस्ट्रेशन नंबर 3 है, बिल्कुल 5 नंबर का परफेक्ट सवाल है मेरे ख्याल से, तो आप एक बार उसको चेक कर लेना। ठीक है, 5 या 10 मार्क्स में भी आ सकता है। अगर वो आपको एक से ज्यादा साल का अकाउंट बनाने बोल देगा तो वो ज्यादा नंबर का भी सवाल बन जाएगा, बट प्रोबेबिलिटी 5 नंबर के सवाल के आने की है। राइट, चलो क्वेश्चन वगैरह पे तो हम फोकस नहीं कर रहे। नेक्स्ट मेथड पे आते हैं हम लोग, मेथड नंबर 4, जिसको हम बोलते हैं मशीन आर मेथड। मशीन आर मेथड, राइट। तो इसमें डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं? वही कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू को, यानी डेप्रिशिएबल वैल्यू को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? इनटू मशीन आवर्स वर्कड ड्यूरिंग द ईयर। करेंट ईयर में हमने, यानी जिस साल डेप्रिसिएशन हम निकाल रहे हैं, उस साल हमने कितने मशीन आवर्स वर्क करे, डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड मशीन आवर फॉर यूजफुल लाइफ।
तो दिस बिकम्स द फॉर्मूला ऑफ डिप्रिसिएशन। बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है। अगेन एग्जाम में सवाल आने की प्रोबेबिलिटी इसमें से होती है 4 नंबर की, ठीक है, 4 मार्क्स की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है इस मेथड से आपका सवाल आएगा, ठीक है। तो मशीन आर्म मेथड हो गया। तो इसी तरह का डिट्टो सेम मेथड आपका होता है प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड। तो सेम फॉर्मूला हम इसमें यूज करते हैं, बस इसमें हम यूनिट्स के फॉर्म में फॉर्मूला बनाते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या फॉर्मूला बनेगा, वही कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे डेप्रिशिएबल वैल्यू, इनटू यूनिट्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, मतलब जिस साल हम डेप्रिसिएशन निकाल रहे उस साल हमने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करे यूजिंग द पर्टिकुलर एसेट या मशीन जो भी है, डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड टोटल प्रोडक्शन यूनिट्स ड्यूरिंग द यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। मतलब पूरे जिंदगी में उस एसेट से हमने कितना एस्टिमेट कर रखा है कि कितने यूनिट्स हम प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके आपका डेप्रिसिएशन इस मेथड में निकल जाता है, ठीक है। तो लास्ट मेथड अब आपका मेथड नंबर 6, डिप्लीशन मेथड। डिप्लीशन मेथड में जो हम यूज करते हैं, देखो नाम में क्या आ रहा है, डिप्लीशन। तो जब भी डिप्लीशन वर्ड आपको सुनाई दे तो समझ जाना ये डिप्लीशन वर्ड हम कुछ नेचुरल रिसोर्सेस से रिलेटेड जो हमारे एसेट्स होते हैं उसके लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो डिप्लीशन कहां पे यूज होता है, इन केस ऑफ माइंस, क्वेरीज या फिर कोई और नेचुरल रिसोर्सेस। यहां पे डिप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो याद रखना हम यहाँ पे जो डिप्रिसिएशन निकालते हैं ना, यहाँ पे हम डिप्रिसिएशन निकालते हैं तो फॉर एग्जांपल हम किस पे निकालते हैं, सपोज हमने कोई माइन वाइन खोदने के लिए या कुछ करने के लिए हमने कोई लॉन्ग टर्म लीज ले रखी होगी, ठीक है। तो प्रैक्टिकली लॉन्ग टर्म लीज ही ले जाती है। सपोज 10 साल की लीज ली, तो दिस बीइंग अ लॉन्ग टर्म एसेट, इसको हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो आप एक बार एग्जाम का जब क्वेश्चन देखोगे, स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन देखोगे, तो पढ़ के आपको रिलेट हो जाएगा कि मैं आपसे क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, कि हम यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन निकाल रहे हो किस पे निकाल रहे हैं, ये तो क्लियर होना चाहिए। कोई हम माइन वगैरह पे थोड़ी निकाल रहे हैं, जो हमने खोदा हुआ है उसको उस पर थोड़ी ना डिप्रिसिएशन निकाल रहे हैं। उसको माइन करने के लिए जो हमने लीज ले रखी है, हमने जो परमिशन ले रखी है लॉन्ग टर्म, उसको हम एज एसेट ट्रीट कर रहे हैं, उस लीज को हम एज एसेट ट्रीट कर रहे हैं। बेसिकली उसी को हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं और उसके ऊपर हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले इस चीज का आपको क्लैरिटी रखना है। ओके, डेप्रिसिएशन कैसे निकलता है, कॉस्ट इनटू क्वांटिटी एक्सट्रैक्टेड ड्यूरिंग द ईयर, क्वांटिटी एक्सट्रैक्टेड ड्यूरिंग द ईयर डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड टोटल क्वांटिटी दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड ड्यूरिंग द यूजफुल लाइफ, ठीक है। तो क्योंकि हमने ये जो लीज वगैरह ले रखी है वो क्यों कर रखी है, हमने नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए ले रखी है। तो हम देखते हैं कि भाई जिस साल हम डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं उस साल हमने कितनी क्वांटिटी एक्सट्रैक्ट करी, डिवाइड कर देते हैं उसको टोटल एस्टिमेटेड क्वांटिटी की। हम पूरी 10 साल की अगर लीज है तो 10 साल में हम टोटल कितनी क्वांटिटी एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। अब एक बात पे फोकस करना है, यहाँ पे ऊपर जो भी हमने फॉर्मूले डिस्कस करे वहां पे हम कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू लेते थे या डेप्रिशिएबल वैल्यू लेते थे। इस मेथड में आप नोटिस करोगे यहां खाली कॉस्ट लिखा है, तो क्या आप अपना कॉमन सेंस लगा के समझ पाए कि हम यहाँ पे खाली कॉस्ट क्यों ले रहे हैं, बिकॉज जो हम लीज वगैरह की बात कर रहे हैं इसकी कोई एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू थोड़ी होगी, ये कोई हम आगे जाके स्क्रैप थोड़ी करेंगे, ये तो लीज है, ये तो परमिशन है जो हमें सरकार से, अथॉरिटी से, गवर्नमेंट से हमें जो परमिशन मिल रखी है कि हम खोदाई वोदाई कर सकते हैं, उसकी कोई स्क्रैप वैल्यू थोड़ी ना होगी, राइट। इसलिए हम यहाँ पे कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू नहीं बोल रहे, हम यहाँ पे सिर्फ कॉस्ट बोलते हैं कि भाई हमने अगर 10 साल की जो लीज ली उसके लिए हम जितना भी मोटा मोटा कॉस्ट इनकर होता है, प्रैक्टिकली करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं 10 साल की लीज लेने के लिए, तो इसलिए उस पर हम सिर्फ कॉस्ट कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो रिपीट कर लेता हूं फॉर्मूला, कॉस्ट इनटू क्वांटिटी एक्सट्रैक्टेड ड्यूरिंग द ईयर डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड टोटल क्वांटिटी दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड ड्यूरिंग द यूजफुल लाइफ, ठीक है। तो ये हो गया आपका सारे मेथड्स। तो 6 मेथड्स आपके कवर, एसएलएम मेथड, डब्ल्यूडीबी मेथड, उसके अलावा आपका सम ऑफ ईयर्स ऑफ डिजिट्स मेथड, फिर आपका प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड, मशीन आर्म मेथड और फाइनली आपका डिप्लीशन मेथड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल या डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है ना। वैसे अब आप लोगों की अकाउंटिंग अंडरस्टैंडिंग इतने अच्छे से डेवलप हो चुकी है कि अब आपको ये एज अ सेपरेट कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत नहीं, अब बिना एक पढ़े भी अपने आप चीजें ये प्रॉपर्टी या लॉस को कैलकुलेट कर सकते हो कि अगर हम अपने एसेट को, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को बेच देते हैं, डिस्पोज कर देते हैं, तो उस पर प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, ये कैलकुलेट करना आप अपने आप कर सकते हो, ठीक है। आपने इतनी बार ये कर रखा है और आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी अब डेवलप हो चुकी है कि यू कैन डू दिस, बट फिर भी डिस्कस कर देते फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस। तो कैसे करते हैं हम, कैसे निकालते हैं हम लोग, इसमें सेल वैल्यू लेते हैं और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है, माइनस करते हैं उसमें से डब्ल्यूडीवी ऑन द डेट ऑफ सेल, कि जिस दिन हमने सेल करी उस दिन उस एसेट की क्या सेल थी, क्या डब्ल्यूडीवी थी। तो आपका जो आंसर आता है, अगर ये आंसर आपका पॉजिटिव में आता है
अगर ये आंसर आपका पॉजिटिव में आता है मतलब आपने WDV से ज्यादा पे बेची है, तो यहां पे आपका फायदा है यानी प्रॉफिट है। और अगर ये आंसर आपका नेगेटिव में आता है, इसका मतलब आपने जितनी WDV है उससे कम वैल्यू पे बेची है, तो वो आपका लॉस हो जाता है। ठीक है, तो जर्नल एंट्री कैसे होती है वैसे, अगर हमने बेची है ऑन प्रॉफिट, अगर हमने ऑन प्रॉफिट बेची है तो हमारी एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट, यहां पे आती है सेल वैल्यू, टू एसेट अकाउंट, जो भी एसेट है, मशीन है या जो भी है, फर्नीचर वगैरह जो भी है, यहां पे आती है इसकी WDV ऑन डेट ऑफ सेल, और जो प्रॉफिट हो गया आपका टू गेन या प्रॉफिट ऑन सेल, जहां आपका प्रॉफिट आ जाता है। ठीक है, और ये जो गेन ऑन सेल है इसका क्या होता है, ये अल्टीमेटली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है क्रेडिट साइड पे, ये आपको ऑलरेडी पता होगी बात। ठीक है, सिमिलरली अगर लॉस में बेचा हमने, तो अगर लॉस में बेचा तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में तो कितनी आएगी हमारे पास, कितना पैसा आएगा, सेल वैल्यू आएगी, है ना। और लॉस है तो लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल डेबिट, यहां पे लॉस आ जाएगा, टू टू एसेट अकाउंट, जहां पे अगेन क्या आएगा, WDV ऑन डेट ऑफ सेल। ठीक है, और अगेन लॉस ऑन सेल क्या है, ये एक नॉमिनल अकाउंट है बेसिकली, तो ईयर एंड में ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, कौन से साइड पे, डेबिट साइड पे। ठीक है, तो ये आपके जनरल एंट्रीज की डिस्कस हो गई इस कॉन्सेप्ट की। ठीक है, तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं इसमें हमें इसको अप्लाई करने की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमने कवर करा था इसमें, वो था मशीन डिस्पोजल अकाउंट का। मशीन डिस्पोजल अकाउंट क्या होता है, ये टेम्परेरी अकाउंट होता है, ये टेम्परेरी अकाउंट होता है जिसमें हम लोग जो एसेट होता है बेसिकली, जो सपोज मशीन वगैरह ही हो गई, जो एसेट बिक रहा है या डिस्पोज हो रहा है, उसकी हम सेल या डिस्पोजल को दिखाते हैं और उसके ऊपर हो रहे प्रॉफिट या लॉस को भी दिखाते हैं। ठीक है, तो दिस इज अ टेम्परेरी अकाउंट। टेम्परेरी अकाउंट का मतलब ये खुलते ही बंद हो जाता है, खुलते ही बंद हो जाता है, राइट। तो क्वेश्चन में अगर रिक्वायर्ड होता है कि मशीन डिस्पोजल अकाउंट भी बनाओ, तो फिर हमको अकॉर्डिंगली काम करना पड़ता है, राइट। तो अब मशीन डिस्पोजल अकाउंट बनाते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या काम करना है। तो आपके सवाल में दो तरह के केसेस हो सकते हैं, या तो क्वेश्चन बोले कि हम लोग एसेट मेंटेन कर रहे हैं एट WDV, राइट। तो अगर ऐसा हो रहा है हमारा कि एसेट मेंटेन हो रहा है WDV, मतलब कोई भी एक्यूमुलेटेड डेप या प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट हम अलग से मेंटेन नहीं करें, तो हमें क्या करना होता है, मशीन डिस्पोजल अकाउंट में, मशीन डिस्पोजल अकाउंट में जो भी मशीन या जो भी एसेट बिक रहा है, उस मशीन की WDV को ट्रांसफर कर देना होता है मशीन डिस्पोजल अकाउंट में, राइट। और फिर यहां पे हम लोग सेल परचेज को, परचेज कह रहा हूं सॉरी, सेल को दिखाते हैं, और जो भी लॉस या प्रॉफिट जो भी हो रहा है उसको भी दिखाते हैं। ठीक है, तो बस काम यही करना है हमको, मशीन डिस्पोजल अकाउंट में मशीन की ऑन द डेट ऑफ सेल जो भी WDV है उसको ट्रांसफर कर देना है, और उसके बाद हमको इसमें अपनी सेल को और गेन या लॉस को दिखाना होता है। और अगर हमारा दूसरा ऑल्टरनेटिव हो, यानी सवाल बोले कि हम एसेट मेंटेन कर रहे हैं, मशीन मेंटेन कर रहे हैं एट ओरिजिनल कॉस्ट, यानी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं और मशीन अकाउंट भी मेंटेन कर रहे हैं, और यहां पे भी हमको मशीन डिस्पोजल अकाउंट खोलना है, तो यहां पे हमें क्या काम करना होता है, ध्यान रखना, मशीन डिस्पोजल अकाउंट में सबसे पहले जो मशीन बिक रही है उसकी ओरिजिनल कॉस्ट, क्योंकि मशीन अकाउंट में तो हमारे ओरिजिनल कॉस्ट आ रहा है, तो जो भी मशीन हमारी बिक रही है उसकी ओरिजिनल कॉस्ट को हम यहां पे उठा के ले आते हैं मशीन डिस्पोजल अकाउंट में, और कोरिस्पॉन्डिंगली जो मशीन बिक रही है उसकी जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है उसको हम लोग यहां पे उठा के लेके आते हैं मशीन डिस्पोजल अकाउंट में, और फिर उसमें हम लोग सेल दिखाते हैं, और जो भी प्रॉफिट हो रहा हो या लॉस हो रहा हो, जो भी हो रहा हो, उसको हम लोग यहां पे दिखाते हैं। ठीक है, तो मशीन डिस्पोजल अकाउंट का एक सवाल एटलीस्ट आप लोग करना जरूर। ठीक है, तो डेफिनेटली करना मशीन डिस्पोजल अकाउंट का क्वेश्चन, क्योंकि इस क्वेश्चन की जब प्रैक्टिस करोगे तभी आपके दिमाग में अच्छे से ये कॉन्सेप्ट बैठेगा। अब अगला कॉन्सेप्ट जो हमको रिवाइज करना है वो है चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। अगर मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज हो जाए तो क्या, तो पहले याद रखना, चेंज इन डेप्रिसिएशन मेथड होता है चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के तहत जो चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन होता है, ये चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट होता है। ठीक है, तो पहले तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, यही अपने आप में ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आ सकता है चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, ट्रू या फॉल्स, तो आप बोलोगे फॉल्स,
बिकॉज चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज अ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, राइट। अब यहां पे हमको क्या काम करना होता है, ठीक है। तो हालांकि मैं बहुत डिटेल में नहीं डिस्कस कर रहा कोई क्वेश्चन वगैरह, बट ऐसे ही समझाने के लिए, सिर्फ याद दिलाने के लिए, आपको रिकॉल करवाने के लिए। सपोज क्वेश्चन में ईयर 1 और 2 में तो हम फॉलो कर रहे हैं एसएलएम मेथड। क्वेश्चन बोलता है ईयर 1 एंड 2 में हम एसएलएम मेथड फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ईयर 3 ऑनवर्ड्स क्वेश्चन बोलता है कि हम लोग डब्ल्यूडीबी मेथड पे चेंज कर रहे हैं। तो अब हमें क्या करना होता है, हमें ईयर 3 की डब्ल्यूडीबी निकालनी होती है नॉर्मली, ईयर 3 की बिगिनिंग की, स्टार्टिंग की, ईयर 3 की बिगिनिंग के डब्ल्यूडीबी निकालते हैं हम लोग नॉर्मल अपने पुराने एसएलएम मेथड के बेसिस पे। तो अब ये जो डब्ल्यूडीबी हमारी एसएलएम मेथड पे के हिसाब से आ जाती है। अब ईयर 3 ऑनवर्ड्स हम लोग इस डब्ल्यूडीबी पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा यहां पे काम होता है। अब इसका उल्टा केस हो गया, सपोज क्वेश्चन के हिसाब से ईयर 1 2 में हम लोग डब्ल्यूडीबी मेथड फॉलो कर रहे थे और क्वेश्चन कहता है ईयर 3 से अब आपको एसएलएम मेथड फॉलो करना है। तो अगेन अब आपको यही काम करना है, ईयर 3 पे आपको निकाल लेना है, आपको ईयर 3 पे निकाल लेना है डब्ल्यूडीबी के हिसाब से कि अब कितनी वैल्यू बची है, कितनी डब्ल्यूडीबी बची हुई है हमारी ईयर 3 की स्टार्टिंग में यूजिंग डब्ल्यूडीबी मेथड ईयर 1 एंड 2 का। अब ये जो डब्ल्यूडीबी आप ईयर 3 की स्टार्टिंग में निकाल लेते हो, अब ये आपकी बन जाती है ओरिजिनल कॉस्ट। मतलब टेक्निकली दिस इज नॉट ओरिजिनल कॉस्ट, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन यूजिंग एसएलएम, अब ये आप मान लेते हो कि ये आपकी ओरिजिनल कॉस्ट है और इस पे आप अब हर साल अपनी डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करते रहते हो, ठीक है। तो बेसिकली आपको क्या याद रखना है, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो चेंज इन डेप्रिसिएशन मेथड होता है वो हमें रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं लेना होता, हमें पीछे जाके उसका मेथड नहीं चेंज करना होता, खाली जिस साल मेथड चेंज हो रहा है हमें उसी साल से मेथड को चेंज करना होता है, ठीक है। तो बाकी अगेन दोबारा से बोलूंगा, सवाल जरूर से इसके ऊपर करना, क्योंकि एग्जाम में आने की काफी प्रोबेबिलिटी होती है यहां से, राइट। इसके अलावा जब मेथड चेंज होता है तो आपको एक और चीज पता होनी चाहिए कि मेथड चेंज करने पे हम लोगों को क्वांटिफिकेशन करना है कि चेंज इन मेथड की वजह से क्या इफेक्ट हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, हमारे प्रॉफिट्स पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये हमको क्वांटिफाई करना होता है। तो ये थियोरेटिकली आपको पता होना चाहिए कि हमें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, नोट्स टू अकाउंट्स में इसका क्वांटिफिकेशन जरूर करके दिखाना होता है, राइट। कि करंट ईयर के प्रॉफिट्स में क्या प्रभाव पड़ रहा है चेंज की वजह से और फ्यूचर प्रॉफिट्स पे क्या प्रभाव पड़ेगा इस चेंज की वजह से, ठीक है। ये हो गया आपका ये वाला कॉन्सेप्ट। एक और हमारा सिमिलर कॉन्सेप्ट होता है रिवीजन ऑफ एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो अगेन यहां से आपके एग्जाम में सवाल आ जाता है कि क्वेश्चन बोल देता है कि हमने एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ को रिवाइज कर दिया। तो पहली बात, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ को रिवाइज करना, अब ये तो है ही एस्टिमेट, है ना, तो इसको अगर हम रिवाइज कर रहे हैं तो दिस इज ऑल्सो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। तो चाहे मेथड में चेंज हो रहा हो डेप्रिसिएशन के, चाहे यूजफुल लाइफ का एस्टिमेट हम चेंज कर रहे हो, दोनों भी हम ट्रीट करते हैं एज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। In such a case, the unamortized depreciable value should be charged over revised remaining useful life। तो इसका मतलब क्या होता है, फटाफट से अगेन क्विकली बता दे रहा हूं आपको। सपोज हमने ईयर 1 से अपनी डेप्रिसिएशन निकालनी शुरू करी और हम लोगों ने यहां पे जो एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ली वो ली 10 साल। तो हमने ईयर 1 पे डेप्रिसिएशन निकाली, ईयर 2 पे निकाली, ईयर 3 पे निकाली। अब जब हम ईयर 4 पे आए, तो ईयर 4 पे हमने अपनी 10 साल के हिसाब से डेप्रिसिएशन निकालते निकालते 4th ईयर की स्टार्टिंग में डब्ल्यूडीबी निकाल ली कि कितनी डब्ल्यूडीबी है, राइट। अब ईयर 4 पे हमने, वैसे देखोगे ईयर 4 पे खड़े होके तो 10 में से 3 साल निकल चुके, तो अब आप बोलोगे वैसे बचे तो हैं 7 साल, बट यहां सवाल कहता है कि ईयर 4 में हमने इसको रिवाइज कर दिया, हमने बोला कि नहीं अभी 15 साल का और हमें यहां से बेनिफिट मिलेगा। तो अब हम क्या करते हैं, अब ईयर 4 की स्टार्टिंग में जो डब्ल्यूडीबी आपने नॉर्मली निकाली होगी उसको रिमेनिंग 15 साल के हिसाब से 15 साल को लेके फिर हम लोग रिवाइज डेप्रिसिएशन निकालना शुरू करते हैं, राइट। तो मैं उम्मीद करता हूं जब मैंने बोला होगा तो आपको याद आया होगा, क्योंकि आपके स्टडी मटेरियल पे इस पर सवाल है, राइट। तो स्टडी मटेरियल का सवाल जरूर करना, अगेन 4 to 5 मार्क्स में छोटा सवाल भी बन के आ सकता है इस छोटे से कॉन्सेप्ट के ऊपर, ठीक है जी। तो ये आपको जरूर से करके जाना है। इसके अलावा हमने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बिल्ड किया था अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। आपके स्टडी मटेरियल के प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 के लिए हमने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बिल्ड किया था। हमने बोला था कि जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट होता है किसी भी एसेट पे जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट होता है वो कभी भी एक्सीड नहीं कर सकता डब्ल्यूडीबी ऑफ सच एसेट। तो अगर किसी साल में मेरा डब्ल्यूडीबी, जो रिमेनिंग डब्ल्यूडीबी अगर किसी एसेट का सपोज है 10,000 रुपए,
तो मैं किसी भी साल पे 15,000 रुपए का डिप्रिसिएशन नहीं चार्ज कर सकता, मैं मैक्सिमम 10,000 तक का ही डिप्रिसिएशन चार्ज कर सकता हूं। तो योर डिप्रिसिएशन अमाउंट कैन नेवर एक्सीड द रिमेनिंग WDV ऑफ द एसेट। तो ये हमारा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 के लिए स्पेसिफिकली बिल्ड किया था। तो आप लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 जरूर रिवाइज करना, एक डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन है ना, तो उसको रिवाइज जरूर करना। अगेन मैंने उसको कवर किया अपने डिटेल लेक्चर्स में, आप उसको भी रेफर कर सकते हो, राइट। तो उसके लिए आपको लेकिन कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, याद रखना चाहिए कि हमारा जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो WDV से एक्सीड नहीं कर सकता। इसको और सरल शब्दों में हमने बोला था, डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज्ड ऑन एन एसेट ड्यूरिंग अ ईयर विल बी डेप्रिसिएशन एज कैलकुलेटेड, जितना हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया, और WDV ऑफ सच एसेट ऑन ओपनिंग डेट, मतलब रिमेनिंग WDV विच एवर इज लोअर। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखना। अब हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन, है ना। रीवैल्यूएशन मतलब अपने अगर हम एसेट की, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की वैल्यू चेंज कर देते हैं तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होती है। वापस याद दिला रहा हूं, ये सब कुछ हम पढ़ रहे हैं एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10। ठीक है, तो आपके मन में सवाल नहीं आना चाहिए ये क्यों वो क्यों, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10 की जो प्रिंसिपल्स लेट डाउन है उसके अकॉर्डिंग हम सब पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी हम अपने आप से कोई कॉन्सेप्ट नहीं बना रहे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने जो बोल रखा है उसको हम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, रीवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है वैसे सिंपल भाषा में? रीवैल्यूएशन मींस कि जब आप अपनी किसी भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की जो कैरिंग अमाउंट होता है, कैरिंग अमाउंट मतलब जो आपकी बुक वैल्यू चल रही है किसी भी एसेट की, उसको आप फेयर वैल्यू पे लेके आते हो, आप उसकी फेयर वैल्यू पे लेके आते हो, यानी उसकी वैल्यू चेंज कर देते हो। अगर आपको लगता है कि हमारी जो फेयर वैल्यू है वो बहुत ज्यादा अलग है एज कंपेयर टू द कैरिंग अमाउंट, हमारी जो कैरिंग अमाउंट बुक्स में आ रही है, बैलेंस शीट में एसेट की वैल्यू आ रही है, वो ट्रू वैल्यू नहीं दिखा रही हमारी इस प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की, तो उस केस में आप उस कैरिंग अमाउंट को फेयर वैल्यू पे लेके आते हो। अब ये रिवैल्यूएशन जो होती है वो अपवर्ड रिवैल्यूएशन भी हो सकती है, मतलब हम अपनी बुक वैल्यू से कैरिंग अमाउंट से बढ़ा भी सकते हैं, या फिर ये डाउनवर्ड भी हो सकती है, ये डाउनवर्ड भी हो सकती है, यानी हम अपनी वैल्यू को कम कर देते हैं। तो दोनों में से कुछ भी हो सकती है। तो अब इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होती है, इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होती है? तो अगर जब हम रिवैल्यूएशन की बात करेंगे तो हम दोनों की बात करेंगे, अपवर्ड रिवैल्यूएशन की भी बात करेंगे, हम डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन की भी बात करेंगे। अब दो केसेस हो सकती हैं, यहाँ पे दो बातें हो सकती हैं, है ना। या तो अपवर्ड, या तो जो रिवैल्यूएशन जो हो रही है वो पहली बार हो रही है, या वो सब्सिक्वेंट हो रही है, यानी पहले भी हम किसी एसेट को रिवैल्यू कर चुके थे, अब हम दोबारा से रिवैल्यू कर रहे हैं। या तो किसी एसेट को हम पहली बार रिवैल्यू कर रहे हैं, है ना, पहला पहला प्यार, पहला पहला प्यार, यानी हम किसी भी एसेट को पहली बार रिवैल्यू कर रहे हैं। या फिर हम किसी एसेट को दूसरी बार या तीसरी बार या चौथी बार रिवैल्यू कर रहे हैं, मतलब हम किसी एसेट को पहले भी रिवैल्यू कर चुके हैं, यानी हमें पहले भी प्यार हो चुका है, अब हमें दोबारा से प्यार हो रहा है। तो दोनों भी केसेस में हमें अलग अलग से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ध्यान रखनी है। तो सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन की हम बात अलग से करते हैं, सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन की बात अलग से करते हैं। पहले हम फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन की बात करेंगे, पहली पहली बार जो प्यार हुआ है उसकी बात करेंगे कि हमें क्या क्या करना है। तो अपवर्ड रिवैल्यूएशन हो रहा है, तो अगर अपवर्ड रिवैल्यूएशन होता है तो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वैसे कहता है कि जो गेन हो रहा है अपवर्ड रिवैल्यूएशन से, मतलब क्या हो रहा है, हम अपनी एसेट की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, मतलब हमारा कुछ फायदा हो रहा है, कुछ गेन हो रहा है, तो उस गेन को हम रीवैल्यूएशन सरप्लस में डालते हैं। रीवैल्यूएशन सरप्लस में हमें डालना होता है। अब प्रैक्टिकली हम रीवैल्यूएशन सरप्लस की जगह मतलब रीवैल्यूएशन सरप्लस के लिए एक रिजर्व खोल देते हैं जिसको हम बोलते हैं रीवैल्यूएशन रिजर्व। तो एंट्री क्या हो जाती है, एसेट अकाउंट डेबिट, एसेट की वैल्यू बढ़ा देते हैं, टू रीवैल्यूएशन सरप्लस या टू रीवैल्यूएशन रिजर्व, दोनों में से आप कोई भी एंट्री लिख सकते हो। ठीक है, और अगर डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हो रहा है, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन मतलब हम अपनी एसेट की वैल्यू कम कर रहे हैं, तो वो नुकसान है, लॉस है, तो उस लॉस को फिर हम लोग नॉर्मली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही डेबिट कर देते हैं। एंट्री बन जाती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, राइट। तो ये हो गया आपकी फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन की बात। अब अगर हमें प्यार दोबारा से हो रहा है, हमें पहले भी प्यार हो चुका है, अब हमें दोबारा से प्यार हो रहा है, यानी सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन हो रहा है, तो क्या, अगेन दो तरह की रिवैल्यूएशन है भाई, अपवर्ड रिवैल्यूएशन और डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन। पहले अपवर्ड रिवैल्यूएशन की बात करते हैं, तो यहां पे और सब टू केसेस बन सकते हैं, और दो बातें हो सकती है, यानी अभी हम सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन तो अपवर्ड कर रहे हैं, लेकिन पहले भी हमने इस एसेट को अपवर्ड ही रिवैल्यू करा था, अभी भी हम अपवर्ड रिवैल्यू कर रहे हैं और पहले भी हमने इसको अपवर्ड ही किया था। तो हम क्या करते हैं, तो फिर हम अपना नॉर्मल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं, मतलब नॉर्मली हम इसको जो गेन है उसको रिवैल्यूएशन सरप्लस में डाल देते हैं और अपनी वही सेम एंट्री बन जाती है, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन सरप्लस। तो यहां पे तो कोई भी बात चेंज नहीं हुई। बात चेंज कहां होती है, जब उल्टा हो रहा हो, यानी अभी तो हम अपवर्ड रिवैल्यूएशन कर रहे हैं लेकिन पहले हमने डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन किया था। तो अब हमें क्या करना होता है, याद रखना,
अब हमारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है बेसिकली वो कहता है कि भाई देखो, तुमने जब पहले डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन किया था तो उस टाइम हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर रखा होगा जो डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन है। तो जितना उस टाइम आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया था, अब आप उसको रिवर्स करोगे बेसिकली, अब आप उतने अमाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट कर दोगे। और उसके बाद भी कोई और अगर फायदा बच गया, कुछ और भी अपवर्ड रिवैल्यूएशन अगर बैलेंस कुछ बच गया, तो उसको आप फिर नॉर्मली रिवैल्यूएशन सरप्लस में डाल दोगे। ठीक है, तो एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू रिवैल्यूएशन सरप्लस, राइट। तो जितना आपने अर्लियर जब आपने डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन किया था, जितना आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया था, अब आप उतना ही वापस रिवर्स कर दोगे, उतना ही क्रेडिट कर दोगे, और रिमेनिंग जो बच गया उसको आप रिवैल्यूएशन सरप्लस में डाल दोगे, राइट। तो ये हो गया आपकी अपवर्ड रिवैल्यूएशन की बात। अगर अब सब्सिक्वेंटली डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हो रहा है, अगर सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड हो रहा है और पहले भी डाउनवर्ड ही हुआ था, तो क्या होगा? अगेन, अगर पहले भी डाउनवर्ड हुआ था, अब भी डाउनवर्ड हो रहा है, तो सेम चीज है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको अब नॉर्मली वही पीएनएल में डेबिट करना है नुकसान को, सेम जैसे आपने फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन में किया था। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, सेम एंट्री। फर्क कहां पे आएगा? अगर अभी आप सब्सिक्वेंटली आप डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन कर रहे हो, लेकिन पहले आपने अपवर्ड रिवैल्यूएशन किया था, यानी अब उल्टा हो रहा है, तो अब यहां पे आपको सतर्क रहना है, अब आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। अब यहां पे हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फिर से लॉजिकली बोलता है कि देखो, जब आपने पहले अपवर्ड रिवैल्यूएशन किया था, तो उस टाइम आपने रिवैल्यूएशन सरप्लस में क्रेडिट कर रखा होगा। तो जितना आपने उस टाइम पे रिवैल्यूएशन सरप्लस पे क्रेडिट किया था, अब आप उसको रिवर्स कर दोगे, अब आप उसको डेबिट कर दोगे, और बचा हुआ जो भी अमाउंट रह गया, जो बचा हुआ नुकसान रह गया, वो आप फिर अपना नॉर्मली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दोगे। तो एंट्री बन गई रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन सरप्लस में उतना अमाउंट डेबिट करोगे जितना आपने पहले क्रेडिट किया था, जब आपने पहले अपवर्ड रिवैल्यूएशन किया था, और जो बच गया नुकसान उसको आप फिर नॉर्मली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दोगे। तो ये आपकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है रिवैल्यूएशन की। तो जब रिवैल्यूएशन की आप बात करोगे, अकाउंटिंग की बात करोगे, तो आपको फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन भी पता होना चाहिए क्या करना है, और सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन में क्या करना है वो भी पता होना चाहिए। ठीक है, और एक छोटा सा पॉइंट याद रखना, जब आपका रिवैल्यूएशन हो जाता है, तो अब हम जब डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करते हैं, वो रीवैल्यूड अमाउंट पे करते हैं, राइट। तो बस ये आपके देखो कॉन्सेप्चुअल कवरेज थी इस चैप्टर की, फुल कॉन्सेप्चुअल कवरेज। इसके अलावा आपको अपने आप से सिर्फ इतनी कॉन्सेप्ट रिवीजन से कुछ नहीं होता, आपको बड़े जो क्वेश्चंस है, जो 10-10 नंबर के जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं, उसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो ऑफ कोर्स क्लियर होना ही चाहिए, लेकिन साथ में आपको जो इसके बड़े क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि डिप्रिसिएशन में जो सारा खेल होता है वो कैलकुलेशन का होता है, सारा खेल इस चैप्टर में कैलकुलेशन का। ठीक है, तो सवाल में तो आपको मोस्टली क्या होता है, एसेट का अकाउंट बनाना होता है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का, लेकिन उसमें कैलकुलेशंस कैसे कैसे करनी है वो आपकी मेन इसमें मेहनत होती है, जिसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है। तो इसको आप प्रैक्टिस जरूर करना, राइट। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये रिवीजन हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको ये रिवीजन अच्छी लगी तो प्लीज मेरे को सपोर्ट थोड़ा सा कर लेना, इसको लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको मेरे कंटेंट हेल्पफुल लगते हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर देना। तो मुझे अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, हंसी खुशी रहिए, एक दूसरे की मदद करते रहिए और पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़ाई करते रहिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।